हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स शिक्षण अभिरुचि से संबंधित अभ्यास सेट। ये हमारे शिक्षण अभिरुचि का सेकंड वीडियो फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि शिक्षण अभिरुचि का, सोशल साइंस का, विज्ञान का, है ना, मैथ्स का भी कराएं, इंग्लिश का भी कराएं। तो लगातार आपका कमेंट आ रहा है, तो बारी बारी से सभी वीडियोज़ को मैं बनाऊँगा, है ना। और ये क्या है, ये सभी के लिए, तो ये मैं ना सबको ध्यान में रखते हुए ये बना रहा हूँ, ये वाला शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट को सभी लोग, मतलब सभी लोगों की ज़रूरत है ये। और जैसे मैं विज्ञान का बना देता हूँ, सामाजिक विज्ञान का बना देता हूँ, मैथ्स का बना देता हूँ, तो ये जो मैथ्स वाले रहेंगे केवल वो बस देख पाएंगे, सोशल साइंस वाले रहेंगे वो केवल वो बस देख पाएंगे, है ना। साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे केवल वे ही देख पाएंगे। इसीलिए मैं शिक्षण अभिरुचि को ही अभी कंटिन्यू 3 सेट दूंगा आप लोगों को, है ना। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और लगातार मिलते रहेंगे, है ना। पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी सुंदरलाल शर्मा से संबंधित, पूरा जो डीएलएड और बीएड वाली जो कोर्स है उससे संबंधित, है ना। तो वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, ठीक। तो चलते हैं अब हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें आज हम लोग लगभग 40+ क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का ही रहेगा फ्रेंड, ठीक। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, शिक्षण को प्रमुख रूप से ऐसी प्रक्रिया माना जाता है। ऑप्शन है जो छात्रों को दिशा निर्देशन करती है। ऑप्शन है जो छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों का मूल्यांकन करती है। ऑप्शन सा है जिसमें छात्रों के स्मृत पाठों को श्रवण किया जाता है। या फिर ऑप्शन द है जो छात्रों के विचारों को परिपक्व करती है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सफिशिएंट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ब है, ठीक। जो छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों का मूल्यांकन करती है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख, शिक्षण का जो है वो प्रक्रिया का जो प्रमुख रूप है वो यही है कि जो छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों का मूल्यांकन करती है। मतलब हम जो छात्र, जैसे हमारे पास बहुत सारे छात्र हैं, है ना। तो हम लोग जो भी शिक्षण कार्य करा रहे हैं, यदि हम केवल उनको जैसे कोई भी टॉपिक में पढ़ा दिए हैं ना और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे तो उनका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा कि आप कितना बताएं और क्या क्या बच्चों को समझ में आया है, ये समझ में नहीं आया पाएगा, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जब तक उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, है ना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक उनका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। ऑप्शन है उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। ऑप्शन ब है उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। ऑप्शन सा है वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायों के संगठन का सदस्य होता है। या फिर ऑप्शन द है उसे विद्यालय के प्रमुख कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ है, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। ये एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। ऑप्शन है कैसे होंगे ये बताना है। अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी होंगे, केवल मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होगी ये, या फिर केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी होगी, ये बतानी है हमें, है ना। तो यदि एक शिक्षक है ना, जैसे आप शिक्षक हैं और आप समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं समान रूप से, तो क्या सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी कि नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो तीसरे नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ब, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। क्योंकि समस्या समाधान जो है फ्रेंड्स वो सारे छात्रों के लिए नहीं रहेगी, है ना। कोई विशेष छात्र रहेंगे 2-3 कक्षा में, ऐसा तो नहीं कि सबके सब विशेष मतलब जो समस्या से ग्रस्त रहे, है ना। समस्या से ग्रस्त यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि कुछ बच्चों की जो बुद्धि है वो मतलब जल्दी से कैच नहीं कर पाती कुछ चीज़ों को, है ना। और कुछ बच्चे जो है वो उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये प्रश्न उनके लिए है, समस्या समाधान वाली बात। वो जो बच्चा जो है वो अच्छे से मतलब कुछ चीज़ों को अच्छे से जल्दी से नहीं समझ पाता, तो ये उनके लिए ये एक प्रकार से उन्हीं लोगों के लिए कारगर रहेगा, है ना। बाकी बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी होगी, ये कहा जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिश्रमी शिक्षक अपने बालकों को गुण दे पाते हैं। ऑप्शन है परिश्रम करने का, झूठ बोलने का, परिश्रम से पलायन का, दिग्भ्रम का। तो फ्रेंड, जो शिक्षक परिश्रमी होते हैं, है ना, तो वो निश्चित रूप से अपने जो बच्चे रहेंगे उनको दिग्भ्रम होने के लिए, परिश्रम से पलायन के लिए, झूठ बोलने के लिए तो शिक्षा नहीं देंगे, है ना, गुण नहीं देंगे। वो हमेशा अपने बच्चों को परिश्रम करने का जो है वो गुण देते हैं, ठीक है। परिश्रम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। अब पांचवा प्रश्न है, सतत मूल्यांकन की विधा है। ऑप्शन है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, या फिर अ एवं स दोनों। तो सतत मूल्यांकन का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पांचवें प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ठीक। आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि सतत मूल्यांकन की क्या है, विधा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का अर्थ होता है, ऑप्शन है व्यवहार में परिमार्जन, मन में परिवर्तन से, मनोवृत्ति में परिवर्तन से, चिंतन में परिवर्तन से। तो फ्रेंड्स, सीखने का जो सही अर्थ लगाया जाता है, जो सही अर्थ निकाला जाता है, वो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्यवहार में परिमार्जन से मतलब ये है कि आप जैसे आप विद्यालय जाते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से आप शिक्षक के रूप में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। कुछ बातों से आप अपरिचित रहते हैं, ठीक है। कुछ ज्ञान आपको भी मिलती है बच्चों के द्वारा, है ना, और आप बच्चों को निश्चित रूप से आप ज्ञान देते हैं, है ना। तो दोनों में परस्पर जो है वो ज्ञान सीखने सिखाने की जो अवधारणा है वो चलते रहती है, ठीक है। तो हम लोग निश्चित रूप से बच्चों के व्यवहार में क्या करते हैं, एक प्रकार से परिमार्जन का, सर्वांगीण विकास की हम लोग उनको शिक्षा देते हैं और उन्हीं की तरफ उनको क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के लिए निम्नांकित में से किसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन है केवल अभ्यास की, केवल अनुभूति की, ए तथा बी दोनों की, केवल समय की। तो सीखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, सीखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सातवें प्रश्न का है सी, ठीक है। ए एवं बी दोनों, मतलब आपको अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ेगी, केवल अभ्यास से आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। केवल अनुभूति से भी नहीं सीख पाएंगे, जब तक दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। अनुभूति से तात्पर्य यहाँ पे अनुभव की बात है ना। जो शिक्षक है वो अपना अनुभव शेयर करता है और जो आपके पास अनुभव रहता है उसके माध्यम से आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की, ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की, ऑप्शन सी है छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की, और ऑप्शन डी है छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप में रटने की। तो रटने वाली बात तो कहीं से भी सही नज़र नहीं आती है, तो इसको पहले आपको क्या कर देना होगा, एलिमिनेट कर देना होगा, ठीक है, कि ये हो ही नहीं सकती। बच गया तीन ऑप्शन। तो उत्तम अधिगम, अधिगम मतलब सीखने के लिए, है ना। तो क्या चीज़ आवश्यक है ये हमें बताना है। तो आठवें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की। मतलब शिक्षक जो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, जो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, शिक्षक ये आपको बुरा बनने के लिए कोई कभी भी नहीं बात बोलता है ना। आपको अच्छा बने, है ना, आपका उत्तरोत्तर विकास हो, यही शिक्षक चाहता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसी बातें बताएंगे आपको, ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको पॉजिटिव ज़्यादा सोचना है ना। मतलब जैसे आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, 30 प्रश्न मिलते हैं, तो आप मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि जो आप सकारात्मक सोचेंगे वही आपका उत्तर रहेगा, सही उत्तर,
है ना। कुछ प्रश्नों में जो नेगेटिव थिंकिंग रहती है ना, प्रश्नों के हिसाब से जो नेगेटिव बात रहती है वो उत्तर रहती है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव वे में रहते हैं, पॉजिटिव थॉट को रखते हैं अपने साथ में, तो निश्चित रूप से वही सही उत्तर की तरफ आपको ले चलता है। 9वां प्रश्न है, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने भी पड़े तो उसे बीच बीच में क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन है रुकना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, संकेत करना चाहिए, धारा प्रवाह बोलना चाहिए। लंबी भाषण की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से लंबी भाषण में ये आवश्यकता महसूस की जाती है कि बीच बीच में रुका जाता है ना। तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, प्रश्न पूछने चाहिए। मान लेते हैं कोई, मैं जैसे लंबा भाषण दे रहा हूँ, तो जैसे मैं अब मेरे सामने दर्शक दीर्घा बैठी हो या फिर मेरे सामने छात्र लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ भाषण के रूप में जो बोल रहा हूँ, तो बीच बीच में मैं क्या करूँगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही करके, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री निम्न में से थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हो फ्रेंड्स, है ना, तो इसको आप 10वां नंबर मान के चलिए, यहीं के लिए 10वां ना, वैसे क्रमांक आगे 10वां मिलेगा आपको, तो ये यहाँ के लिए एक बोनस क्वेश्चन है मान के चलो। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री निम्न में से थे। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नूरुल हसन, के एस श्रीमाली या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, माफ़ करना ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है। अब्दुल कलाम जो आज़ाद जी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को तो आप लोग जानते ही हैं ना, उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, है ना। और 14 नवंबर को किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को, तो हमारे जो प्यारे चाचा नेहरू जी के जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक अपने परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। बच्चा मतलब ये है कि उसमें केंद्र में बच्चा नहीं रहता है ना, वो अलग अलग चीज़ें सीखते रहता है ना। औपचारिक शिक्षा वो कहाँ प्राप्त करता है, विद्यालय में प्राप्त करता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवकाश के दिनों में मेरी पसंद है। ऑप्शन है घर की सफाई और सजावट करना, बाजार जाकर वस्तुओं को खरीदना, टीवी के मनोरंजन कार्यक्रमों को देखना, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन और भ्रमण करना, है ना। तो 11वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो सफिशिएंट उत्तर नज़र आ रहा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर अवकाश का दिन है तो हम लोगों को चाहिए, वैसे तो ये किताबी बातें कह दो एक प्रकार से, है ना। अवकाश के दिनों में हम लोग अक्सर जो है हॉलीडे मनाने जाते हैं इधर उधर, ऐसा है ना। तो वहाँ पे इस प्रश्न का मतलब ये संबंध दिखाने की कोशिश की गई है कि जब भी अवकाश हो तो निश्चित रूप से आप ऐसे पुस्तकों को अपने साथ रखें जिससे क्या है भ्रमण करने में भी आपको मज़ा आए और उनका अध्ययन करने के साथ साथ आप दोनों चीज़ें प्राप्त कर पाएँ, है ना। एक तो अध्ययन कर पाएँ और भ्रमण का भी पूरा मज़ा ले पाएँ, ठीक। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। ऑप्शन है कभी कभी, जब शिक्षक चाहे, पाठ के समाप्त होने पर, जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करे, ठीक है। मतलब कक्षा की बात चल रही है ना, कक्षा की बात चल रही है तो क्या प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए बच्चों को, तो जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जब भी छात्र कठिनाई महसूस कर रहा है ना, तो वो बेझिझक प्रश्न पूछे और उनको हमको संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है फिर, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 12वें प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपनी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन है देश प्रेम, खेल भावना, विद्वता या फिर व्यावसायिक निष्ठा। तो 13वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक निष्ठा।
14वां नंबर का प्रश्न है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं, छात्र के नैतिक मूल्य। तो 14वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये है कि अगर कक्षा में आपको छात्र व्यवहार को अनुशासित करना है ना, तो जो प्राथमिक कारक उसमें छात्र प्रेरणाएं, मतलब छात्रों को क्या करना है, आपको प्रेरणा देनी है ना, अच्छे अच्छे उदाहरण देने हैं आपको है ना, मोटिवेट करते रहना है उनको, है ना, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, उनको कक्षा जो है उपजाऊ मत लगे। तो उनको अच्छे से क्या करना है, प्रेरणाप्रद उनको कहानी सुनाए, कविता सुनाए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। कुल मिला के बात हो रही है पॉजिटिविटी की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो, ये फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, चाहे आप टेट दिलाएं, ठीक है, या फिर जो डीएड बीएड दिलाते हैं वो उसमें का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं सुनता है, समय का पाबंद होता है, जल्दी नाराज़ नहीं होता, उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त होता है। तो 15वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये है कि उनकी समस्याएं सुनता है, उनकी से संबंधित है, मतलब छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी रखता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, समय का पाबंद होता है ना, और जल्दी नाराज़ नहीं होता। मतलब कई शिक्षक क्या होते हैं कि कुछ बातें सुनते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है ना, तो ऐसे शिक्षकों को छात्र पसंद नहीं करते, डरते हैं बहुत ज़्यादा छात्र जो है ना। तो हमें उनके हिसाब से रहने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह पर्याप्त एवं असंबंधित है, यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है, इस पर व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिविटी से बचना है आप अपने को, है ना। तो 16वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? नौकरी करके, स्वयं को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, या फिर दो निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। तो 17वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। दो निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके आप अपना योगदान दे सकते हैं साक्षरता अभियान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका में निशान लगा देने पर आप क्या करेंगे, ये बताना है। अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे या फिर लेंगी। दूसरा है, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य को दूर से आने की सफाई देंगे या फिर देंगी। विलंब से आने वाली अन्य अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी या फिर करेंगे। तो फ्रेंड्स 18वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगी या फिर करेंगे। ठीक है, आपको उदाहरण देना है, ठीक है, वो भी तो नहीं आता है टाइम में, है ना, तो मैं क्यों आऊँ, ऐसा टाइप का नहीं बोलना भाई। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच, ये गलत बात है। व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता, ये भी गलत बात है। उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो फ्रेंड्स 19वें नंबर का जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, है ना, ये अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आप रौब नहीं झाड़ सकते ना कि मैं ख़ानदानी हूँ तो मैं अच्छा हूँ, ऐसा करके, है ना। वो तो आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं बच्चों के साथ, आप जब क्रिया करते हैं तब पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं करके, है ना। ऑप्शन 20, प्रश्न नंबर 20 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है अनुशासन, सहानुभूति, स्नेह या फिर सहनशील। तो 20वें नंबर का जो सही प्रश्न है फ्रेंड, सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन।
ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अनुशासन। जब आप अनुशासित रहेंगे तो आपका सब काम, मैक्सिमम काम जो है वो सही समय पे पूर्ण होगा, है ना। और अनुशासनहीनता के चलते आप कोई भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक तौर पर पिछड़े बच्चों की प्रकृति होती है अनुशासनहीन, निष्ठावान, संवेदनशील या फिर शक्तिशाली। तो फ्रेंड्स, जो मानसिक तौर पर क्या रहते हैं, बच्चे पिछड़े रहते हैं, तो उनकी क्या प्रकृति रहती है ये बतानी है हमें। तो वो अनुशासन ही रहते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो निष्ठावान रहते हैं, ये भी सही नहीं है। और शक्तिशाली होते हैं, ये भी सही नहीं है ना। तो वो क्या रहते हैं फिर फ्रेंड्स, वो संवेदनशील रहते हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, या फिर ऑप्शन डी अच्छे बुरे के अंतर को समझने हेतु अवसर प्रदान करना। तो नैतिकता की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो 22वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ ऑप्शन तो आप ना देखते ही ना सही उत्तर को पा लेंगे, है ना। तो अच्छे बुरे के अंतर को समझने हेतु अवसर प्रदान करना छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में दो छात्रों को झगड़ने, यहाँ पे झगड़ने लिखा हुआ है ना, ये झगड़ते होगा एक्चुअल में, हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे ये बताना है। ऑप्शन ए है, अधिक गलती करने वाले छात्र को दंडित करेंगे, दोनों छात्रों को दंडित करेंगे, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे, या फिर ऑप्शन डी बिना ध्यान दिए चुपचाप चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सफिशिएंट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापक का कर्तव्य है कि ऑप्शन है विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन बी है विषय ज्ञान के साथ साथ राजनीति में भी दक्ष बनाना, ऑप्शन सी है विषय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुणों का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन डी है छात्रों को विषयों की परंपरागत शिक्षा देना, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स 24वें नंबर का वो है ऑप्शन नंबर ए, विषय का ज्ञान के साथ साथ आपको छात्रों का सर्वांगीण विकास करना अध्यापक का कर्तव्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न में डिटेल करने की आवश्यकता है, कुछ प्रश्नों को आप ऐसे ही समझ जाएंगे, है ना। तो मैं जो प्रश्न डिटेल करने लायक उसको डिटेल कर रहा हूँ, बाकी को ऐसे ही मैं उत्तर बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 25 है, मान लीजिए किसी कक्षा में हकलाने वाला बालक पढ़ता है तो उस कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक में निम्न गुण होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं अपनी कक्षा में कि अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, है ना। कोई ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, ठीक है, और कोई बच्चा जो रहता है वो मानसिक रूप से धीमा रहता है ना। कोई बच्चा दौड़ने में एकदम तेज़ रहता है, कोई दौड़ने में कमज़ोर रहता है। जो पढ़ने में अच्छा है वो दौड़ने में भी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं। तो हमें अभी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो देखना है फ्रेंड्स, है ना, कि यदि आपके कक्षा में कोई बच्चा हकला रहा है तो आपको क्या करना होगा, है ना। तो 25वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके। मतलब कक्षा का जो वातावरण है वो ऐसा रहे कि मतलब जो छात्र हकला रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं उसको फील होना चाहिए, है ना। मतलब माहौल ऐसा क्रिएट करना है कि उनको लगे कि नहीं मेरे को भी सिखाने की कोशिश की जा रही है। वो अगर ऐसा मतलब जब आप कोशिश करेंगे तो उनको खुद अनुभव होने लगेगा कि नहीं मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। और जब आप उसको चिढ़ाएंगे तो भी वो अनुभव करेगा कि मेरे को चिढ़ा रहे हैं करके, है ना। तो धीरे धीरे वो फिर क्लास से दूरी बनाना शुरू करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो स्कूल आना ही बंद कर देगा फिर, ठीक है। शिकायत करेगा अपने घर में जाके कि मेरे को स्कूल में चिढ़ाते हैं, मेरे को ये करते हैं, मेरे को वो करते हैं, ऐसे करके, है ना।
तो इन सब चीज़ों से बचनी है हमें। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है। एक ऑप्शन है सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं, सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राह्यता की उपलब्धि, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक कौशलों का विकास। सामाजिक विकास की बात की जा रही है, तो सामाजिक विकास वास्तव में है क्या, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 26 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है उसके व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि, ऑप्शन बी है उसकी अभिवृत्ति रुचि एवं विश्वास में वृद्धि, ऑप्शन सी है समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक समूह के प्रतिमानों में वृद्धि। तो 27वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब इसमें मैं क्या डिटेल करूँगा ये थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञान अर्जन के रूप में, या फिर ऑप्शन द अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो शिक्षा को जब भी परिभाषित किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर 28 का है, ऑप्शन नंबर रहेगा द, है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, है ना। जो भी आप जैसे आप शिक्षा को परिभाषित करेंगे, है ना, मान लेते हैं आप 5वीं के छात्र हैं या फिर 10वीं के छात्र हैं, तो जो आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है ना, तो उसमें क्या आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, आपके अनुभव में और कितनी वृद्धि हुई है, यही सब शिक्षा को परिभाषित करने का उचित तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। ऑप्शन है समाज का दर्शन एवं मूल्य, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो 29 का जो सही उत्तर रेफरेंस वो है ऑप्शन नंबर अ, समाज का दर्शन एवं मूल्य। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को, या फिर समाज को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर द, शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण करने में जो प्राथमिक दायित्व है वो किसका होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सहपाठी समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। ऑप्शन है शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, ठीक, शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, ये भी ठीक है, समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार है, या फिर ऑप्शन है छात्र अपने, यहाँ पे अपने अच्छे से नहीं लिख पाया है फ्रेंड्स, है ना, ये यहाँ पे एक्चुअल मात्रा होना था, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर द है। जो अच्छा उत्तर हमें दिखाई पड़ रहा है वो थोड़ा अच्छा ही फील होता है पढ़ने के बाद, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। जितना आप सिखाते हैं फ्रेंड्स, है ना, मान लेते हैं आप अपने बच्चे को ही ले लीजिए, जितना आप सिखाते हैं और जितना वो अपने मित्रों के साथ रहेंगे, है ना, तो वो निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा सीखेंगे अपने मित्रों के साथ में रह के, है ना। आपको मतलब रियलाइज़ होगा कह रहे ये तो मैं सिखाया ही नहीं था, ये कहाँ से सीख के आ गया ऐसा करके, है ना। तो वो अपने मित्रों से, सहपाठियों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, या फिर पृथक छात्रों को समूह की ओर आकर्षित करना। तो 32 का जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर कल भी ये हम लोग प्रश्न कर चुके हैं ना, समूह प्रशंसा प्राप्त करना, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है। अगला प्रश्न है,
यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ फ्रेंड्स है ना, तो इसके जगह पे ये क्या रहेगा, दिव्यांग शब्द हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो शारीरिक दिव्यांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि ऑप्शन है कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन और आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो, है ना। तो जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उस छात्र के लिए विद्यालय में क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यक होनी चाहिए, है ना। तो 33वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ, कक्षा में प्रवेश की उचित सुविधा हो। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक निम्न में से है। ऑप्शन है साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग, ऑप्शन ब है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, ऑप्शन स है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, या फिर ऑप्शन द है श्याम पट का अधिकाधिक उपयोग करना। तो फ्रेंड्स 34वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर स, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना प्रभावी शिक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब जो जीवन से जुड़े हुए उदाहरण जब आप देंगे, जो आप व्यवहार में करते हैं, है ना। मान लेते हैं आपको जैसे जोड़ घटाव सिखाना है ना, तो आप जैसे बाज़ार का उदाहरण दे सकते हैं कि आप जैसे बाज़ार जाते हो कि नहीं होते, जाते हो, आपके गांव में बाज़ार होता है कि नहीं होता है ना। तो बाज़ार जाते हो तो इतने इतने रुपए का सामान लेते हो, तो कितने रुपए का सामान ले लिए, इस प्रकार से उदाहरण आपको देना है। उनके व्यवहारिक जो वो आसपास में जो करते हैं उसी में से उदाहरण देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी सफल शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लक्ष्यदार भाषा में बात करना, कथनी एवं करनी में अंतर न होना, उच्च आदर्शों के प्रचार प्रसार की योग्यता, या फिर लोगों से शीघ्र संबंध स्थापित करने की योग्यता। तो 35 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना। कथनी और करनी में उनका क्या होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये है कि जो बोलते हैं ना, हाथी का जो दांत रहता है वो खाने का दांत अलग रहता है और दिखाने का दांत अलग रहता है ना। तो वैसा शिक्षक का नहीं होना चाहिए, है ना। बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, ऐसा नहीं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, अनियमित शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊपर हमने चर्चा किया अनौपचारिक शिक्षा जो परिवार लोगों के से मिलती है ना, परिवार से मिलती है, वो अनौपचारिक रहती है। और जो स्कूल कॉलेज में मिलती है फ्रेंड्स वो क्या रहती है, वो रहती है औपचारिक शिक्षा। तो 36 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर अ। स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना फ्रेंड्स, है ना। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से प्रश्न आता ही है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, नियमित शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स 37वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ। जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा है वो क्या है, अनौपचारिक है, जबकि विश्वविद्यालय और नियमित जो शिक्षा मिलती है वो क्या चीज़ है, वो औपचारिक शिक्षा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदर्स टंग माता की भाषा, मतलब मातृभाषा की बात की जा रही, का अर्थ है समाज में सीखी भाषा, घर में सीखी गई भाषा, पड़ोस से सीखी गई भाषा, या फिर माता पिता से सीखी गई भाषा। तो मदर टंग का यही अर्थ है फ्रेंड्स कि माता पिता से सीखी गई जो भाषा रहती है उसी को क्या बोलते हैं, मदर्स टंग बोलते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्र को कितना कठिन कार्य प्रदान किया जाना चाहिए, इसकी कसौटी है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार, वास्तविक आयु के अनुसार, मानसिक आयु के अनुसार, या फिर आनुभाविक पृष्ठभूमि के अनुसार। तो 39 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर अ, कि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, कठिन कार्य प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। मतलब कितना कठिन कार्य प्रदान किए करें ये उनके बौद्धिक क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं कि मतलब उनकी जो बुद्धि लब्धि है, आप ऐसे शिक्षक हैं जो आप जैसे क्लास में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना जानता है, कितना ज्ञान रखता है ना। तो उस हिसाब से फिर उनको क्या है, कार्य प्रदान करना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये 40वें नंबर का है, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व तो निहित रहता है। ऑप्शन है छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभव के निर्माण में, प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन में, शिक्षण तकनीकी संबंधी प्रयोग में, या फिर कक्षीय अभिलेख तैयार करने में। तो शिक्षक का जो प्राथमिक दायित्व होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑप्शन नंबर आ, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों के निर्माण में, है ना। आपका जो प्राइमरी जो आपका कर्तव्य है वो क्या है कि छात्रों के लिए आपको क्या है, जो शैक्षिक अनुभव है उसका निर्माण करना है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्यों का बोझ, पाठों का रटना, या फिर शिक्षण सामग्री का भरपूर उपयोग। तो क्या प्रश्न है, गुण नहीं पाया जाता है करके पूछा है ना। तो एक प्रभावी शिक्षण में जो नहीं पाया जाता है वो हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ, वाद विवाद प्रविधियाँ जो है वो एक प्रभावी शिक्षण में क्या है, प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है वाद विवाद प्रविधियाँ जो है ना। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, है ना। इसमें मैंने आप लोगों को एक बोनस प्रश्न के साथ 42 प्रश्न कराया है। उम्मीद है ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, है ना, एग्ज़ाम सेंटर में, है ना। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तभी जो क्वेश्चन का लेवल है ना, कितना आप घर में कितना पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि घर का जो माहौल रहता है वो बहुत ही अलग रहता है और जो एग्ज़ाम सेंटर का जो माहौल रहता है वो अलग ही रहता है ना। तो यहाँ तो आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको घर में, है ना। सारी चीज़ें आपको लगे अरे ये तो बहुत इजी है, मैं तो इसको ऐसे ही कर लूँगा, ये क्या मैं देख रहा हूँ ऐसे करके। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे ना, है ना, वो बेंच, वो टेबल, ठीक है, और कक्षा का जो पंखा है, लाइट है, आपके अगल बगल वाले हैं, है ना, वो फिर आपके जो जितना भी ज्ञानवान आप फिर रहते हैं ना उस पर भारी पड़ जाते हैं फिर, है ना। तो वहाँ पे संयमित रहना है और कूल फील करना है अपने आप को, है ना। ज़्यादा ओवर स्मार्ट अपने को नहीं दिखाना है कि मैं तो सब जानता हूँ ऐसा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोनों का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।